जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज, हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का मैं विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि वास्तविकता का उल्लेख इसमें कहीं नहीं है। 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का शुद्ध बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री चुना गया और इन 6-7 वर्षों में उन्होंने क्या क्या वादे किए थे और क्या क्या वादे निभाए, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। विदेशों से काला धन आएगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एसआईटी बनेगी, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। बेहतर अर्थव्यवस्था होगी, उसका कहीं उल्लेख तो है लेकिन गलत आंकड़े दिए गए। मैक्सिमम गवर्नमेंट एंड मिनिमम गवर्नेंस, जी हां, ये उन्होंने पालन किया क्योंकि टोटल गवर्नेंस आज पीएमओ के पास है, बाकी मंत्रियों के हाल है आप जानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, रोजगार मिला नहीं, काला धन आया नहीं, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ नहीं, अर्थव्यवस्था बेहतर हुई नहीं, इन सब बातों का उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है। हमारे अर्थव्यवस्था ग्लोबल रिसेशन के बाद धीरे धीरे सुधरने लगी थी। 2014 के बाद पहला निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिया नोटबंदी का, और उस नोटबंदी में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो बयान था, मैं इसी राज्यसभा के सदन में, इट इज अ मॉन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट will hurt small and MSME, unorganized sector, agriculture and the poor. It is an organized loot and legalized blunder, and there will be a 2% drop in the GDP. जो उन्होंने कहा था, एक एक बात सही निकली है। नोटबंदी के लिए कहा गया था कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, फेक करेंसी समाप्त हो जाएगी। उस समय डिजिटल ट्रेडिंग की वकालत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। उस समय सर्कुलेशन ऑफ करेंसी 17.5 लाख करोड़ था। आज 2021 में सर्कुलेशन ऑफ करेंसी हैज गॉन अप टू 27.8 लाख करोड़। What has happened, Honorable Prime Minister? Will you please answer? Or Honorable Finance Minister, will you please give us the details? अर्थव्यवस्था बिगड़ी, 50 लाख लोगों को बेरोजगार होना पड़ा, नौकरियां गई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और हमारे एमएसएमईज ये पूरे तरीके से बर्बाद हो गए और आज तक वे उठ नहीं पाए हैं। आप लोग कानून लाए, आपके एजेंडे में था, धारा 370 समाप्त करेंगे, आपने किया। लेकिन अटल जी ने जो बात कही थी कश्मीर समस्या के बारे में, जब उनसे पूछा गया कि इसका हल क्या है, उन्होंने कहा इसका हल है जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत। इन 370 का कानून जब आप लाए तो कहीं भी किसी प्रकार से ना जमहूरियत नजर आई, ना इंसानियत नजर आई और ना कश्मीरियत नजर आई। क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? आज भी आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ है
और यदि आप आंकड़े देखेंगे तो पूरे तरीके से पिछले वर्षों की अपेक्षा कहीं ज्यादा लोग आतंकवाद की गतिविधियों में आहत हुए हैं, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल आहत हुए हैं। और जो कश्मीर घाटी के लीडर्स जिन्होंने भारतीय संविधान के अंतर्गत हमेशा चुनाव लड़े, सरकारें बनाई, आपने उन सब लोगों को जेल में बंद कर दिया। क्या यही जमहूरियत है? यही इंसानियत है? और यही कश्मीरियत है? आप सीए एनआरसी लाए, ठीक है, आपके पास बहुमत है, आप लाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था सबका साथ सबका विकास। 2019 में उन्होंने जोड़ दिया सबका विश्वास। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के लोगों का विश्वास सीएए और एनआरसी लागू करने के लिए उनका विश्वास उन्होंने लिया? क्या उन वर्गों का उन्होंने विश्वास लिया जो कई दिनों तक ठंड में आंदोलन करते रहे? आज यदि आप देखेंगे तो पूरे तरीके से ये धीरे धीरे ये सरकार विश्वास खोती जा रही है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, बहुत कुछ बातें हमारे सिंधिया जी ने और हमारे मित्रों ने यहां कही है कोरोना वायरस के बारे में। पहला केस चाइना में डिटेक्ट हुआ दिसंबर 2019 में। भारत में जनवरी 2020 में केरला में केस डिटेक्ट हुआ, उसकी डेथ हुई। राहुल जी ने 12 फरवरी 2020 को यह बयान दिया था कि ये पेंडेमिक आ रहा है, होशियार हो जाइए। फिर उन्होंने दोहराया 3 मार्च 2020 कि इसमें आप सचेत हो जाइए, इसकी तैयारी करिए। उनके बयान का मखौल उड़ाया गया। 5 मार्च को पार्लियामेंट में स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा घबराने की बात नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। माननीय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने केवल चाइना और हांगकांग के आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करी, लेकिन उस समय तक 20 राष्ट्रों में कोरोना के केसेस आ चुके थे, रिपोर्ट हो चुके थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी को अंतर्राष्ट्रीय अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए नमस्ते ट्रंप का आयोजन करना जरूरी था। 24 और 25 फरवरी को उस देश से जहां की कोरोना वायरस के केसेस थे, उनके लिए लाखों लोगों को नमस्ते ट्रंप के नाम पर उनको इकट्ठा किया गया और यहां के अहमदाबाद की गरीबी और झुग्गी झोपड़ी को ना देख पाए, उसके लिए दीवार खड़ी कर दी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने, माननीय सिंधिया जी, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला मध्य प्रदेश में, उसका उल्लेख कर रहे थे। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि 2018 का चुनाव आप और हम सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। किन कारणों से वे पार्टी छोड़कर भाजपा की शरण में गए मैं नहीं जानता, वो ज्यादा जानते होंगे। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना वायरस के प्रकोप को टालने के लिए उन्होंने उसको टाला, क्यों टाला? क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के लिए उनको समय चाहिए था और जिस दिन सरकार उनकी बन गई उस दिन उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन लगाने के पहले जनता कर्फ्यू, थाली पीटिए, दिया जलाइए, घंटी बजाइए, कोरोना वायरस 21 दिन में चला जाएगा, महाभारत 18 दिन में जीते थे। ये जिस इस सोच का प्रधानमंत्री इस देश में हो, इसका हम लोग क्या कहें? मैं आपसे कहना चाहता हूं, लॉकडाउन लगाया, अरे सिंगापुर जैसे राष्ट्र ने 8 दिन का समय दिया और भारतवर्ष के अंदर 4 घंटे का समय, 4 घंटे में लॉकडाउन। और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, मेरा यह आरोप है। और ये सदन जो कि हाउस ऑफ द स्टेट्स है,
उसके अंदर सिंधिया जी चले गए, अच्छा ठीक, ठीक है आ जाए, अच्छा है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने बिना मुख्यमंत्रियों से चर्चा करे, बिना राज्यों से चर्चा करे 130 करोड़ की जनता के देश में 4 घंटे का समय आपने दिया लॉकडाउन लगाने का, आपने सूचित भी नहीं किया। और उसका क्या कार्य, उसका क्या हश्र हुआ? माइग्रेंट लेबर पूरे देश में परेशान हो गया। उसको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है 21 दिन में समाप्त हो जाएगा, 21 दिन बिता लेंगे, लेकिन जब उसको लगा कि अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसके पास न पैसा था, न खाने का, न पीने का, रहने का, न किराए का, न रेल, न सड़क की कोई बसें, क्या करता? लाखों लोग पैदल निकल पड़े, और निकल पड़े, सैकड़ों लोग की मौत हो गई। गर्भवती महिलाओं को बच्चा पैदा हो गया, और कुछ तो पैदल चले, एक महिला तो साइकिल पर बैठाकर अपने पिता को झारखंड तक ले गई। ये यदि लॉकडाउन का समय आप 8 दिन का दे देते, 7 दिन का दे देते, तो शायद ये मुसीबत नहीं आती। आपने थाली बजाने के बजाय, घंटी बजाने के बजाय कह देते कि हम फला तारीख से लॉकडाउन करने जा रहे हैं, आप सब अपने घर चले जाइए। स्टूडेंट्स फंस गए, यात्री फंस गए, टूरिस्ट फंस गए, और जो हालात हुए आप देख रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रिहैबिलिटेशन पैकेज आपने 20 लाख करोड़ का दिया, अन्य विकसित देशों ने ग्रांट के रूप में दिया, आपने लोन के रूप में दिया। अप्रोच गलत था। वित्त मंत्री महोदय जी, मेरा आपसे कहना था, यदि डिमांड स्टिमुलस का आपका पैकेज होता तो हालात सुधरते, लोगों को उनके हाथ में पैसे की आवश्यकता थी, लोन की आवश्यकता नहीं थी। उनको आज आवश्यकता इस बात की थी कि किस प्रकार से हम लोग उनके हाथ में पैसा दें, और इसीलिए राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि आप न्याय योजना के अंतर्गत, जिस तरह हमने प्रस्तावित किया था, उस न्याय योजना के अंतर्गत आप गरीब और मजदूरों के और बेरोजगारों के हाथ में पैसा दे दीजिए, हम अपना परिवार चला लेंगे। वो आपने नहीं दिया, जिसकी वजह से काफी दिक्कत परेशानी आई। माननीय सभापति महोदय, आपदा में अवसर मोदी जी खूब अच्छा जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी आपदा में अवसर निकालने में माहिर है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए, पीपीई किट्स खरीदने में, वेंटिलेटर्स खरीदने में। जब प्रधानमंत्री पीएम हमारी रिलीफ फंड पहले से था, तो अलग से पीएम केयर्स फंड बनाने की आवश्यकता क्या थी? और उसमें भी ना वो आरटीआई से को हम जवाब ले सकते हैं, और ना उसके बारे में कुछ हम हिसाब मांग सकते हैं। और उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। जो वेंटिलेटर की कीमत तय की गई, उसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।